ये स्कैम्स इतने ज्यादा मार्केट में आज भी चलती है। ऑपरेटर वाला गेम आज भी, ऑपरेटर इज एनीवन जिसके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारा कनेक्ट है। भारत में कोई भी चीज विदाउट पॉलिटिकल नेक्सस नहीं चल सकती। 80% न्यूज विच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन रियलिटी इज स्टेल, वो पुरानी है, बासी है। हम अगर किसी को बड़े पर्दे पे देखते हैं ना तो हमको लगता है वो ट्रस्टवर्दी ही होगा, और हम अपने आप को डेढ़ शाना समझते हैं। हमको लगता है कि दुनिया सोच ही नहीं रहा हमारे जैसे। ऑपरेटर एक्टिविटी आज भी होती है। स्टॉक मार्केट ने मेरे को एक चीज सिखाई है, जब जब आप शो ऑफ करोगे वो आपके पतन का कारण होगा। हेलो अभिषेक भाई, हेलो, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। आज क्या खा के शुरू करना है? आज तो कॉफी पी के शुरू करते हैं। तो ये बताइए, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे शुरू हुई? कहाँ से आपने स्टॉक मार्केट में घुसे? तो मुझे ना शेयर बाजार में करीब करीब 11 से 12 साल हो चुके हैं, 11.5। तो मैं 12 राउंड ऑफ कर रहा हूँ। तो मैं कोई ऐसी फैमिली से आता नहीं हूँ जिसका शेयर बाजार से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। मेरे पिताजी एक तरीके से आप समझिए वो टीचर हैं गवर्नमेंट में। स्वाभाविक सी बात है, काफ़ी लोग सोचते हैं गवर्नमेंट मतलब लकी है, बट उनको बता दूं कि जब मैंने शुरुआत करी थी उनकी सैलरी मंथ की 1500 थी। तो गवर्नमेंट मतलब ये नहीं होता है कि हर कोई IAS ऑफिसर ही होगा, गवर्नमेंट में भी अलग अलग होते हैं। ये तो 7th पे कमीशन के बाद सैलरीज बस एग्जैक्टली। अच्छा, आपके भी कोई हाँ, है? मम्मी पापा टीचर है मेरे भी। बस आप समझ गए। तो वो चीज़ थी। तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे ज़्यादा पैसा मिला नहीं था कि मैं शेयर बाजार के बारे में सोचूं भी, और फैमिली में किसी को इस पे इंटरेस्ट भी नहीं था। ऊपर से अरशद मेहता जी के कारण तो सबको ही पता है, नाम खराब हो रखा था। नाम खराब हो चुका है ऑलरेडी। तो जब मैं कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद मैंने MBA भी किया है। ऑल्दो MBA इसलिए किया क्योंकि वेला बैठा हुआ था और कुछ नहीं, घर वालों ने सोचा कुछ कर ले तो MBA कर लिया। जब मैं कॉमर्स कर रहा था तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज़। हाँ। और बिजनेस स्टडीज़ में कैपिटल मार्केट करके सब्जेक्ट आता है। तो वहाँ पर हमारी एक फैकल्टी ने हमको असाइनमेंट दिया था, और लकीली मुझे वॉरेन बफेट के ऊपर ही असाइनमेंट मिला। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था, ये वो समय है जब इंटरनेट इजीली अवेलेबल नहीं था। मतलब वो BSNL का 200 MB आता था, साल भर का 200 MB बता रहा हूँ, महीने भर का 200 MB। एंड वो लैन केबल या कुछ केबल बोलते थे, और वो 200 MB खत्म होने के बाद जो बिल आता था वो खतरनाक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तब की बात है। तो मैं जब सर्च कर रहा था तो मैं देखा यार, एक व्यक्ति है वॉरेन बफेट, जिसने एक नहीं, दो नहीं, 30 40 50 साल से पैसे कमाए, रिचेस्ट था उस समय पे US के। एंड उन्होंने इतना ज्यादा पैसा कमाया, वो भी शेयर बाजार से। स्वाभाविक से बात है, ये लक तो नहीं होगा। देखिए, 1 साल कोई करे, 2 साल करे तो मैं कहूंगा गैम्बलिंग है, लक है। इतने सालों तक किया हुआ है, कंसिस्टेंटली किया हुआ है। तो मैंने बोला कुछ तो बात है। तो ये मेरा एक टच हुआ था। उसके बाद तो कॉलेज में मजे मस्ती में हम लोग रहते हैं, ठीक है। अब कॉलेज में एक और किस्सा हुआ था। कॉलेज में ये हुआ था कि एक मुंबई की बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है SP जैन नामक, ठीक है। तो SP जैन और बहुत बड़े बड़े IIT और IIM वाले काफ़ी सारे लोग, भोपाल में एक कंपटीशन होने वाला था, उसमें आने वाले थे। और मुझे बहुत बड़ा ये हो गया था कि मुझे देखना रहता है, क्यूरोसिटी रहती है कि भाई क्योंकि देखिए मेरा ओरिजिन्स उड़ीसा का है, और आप अगर इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा उड़ीसा थोड़ा पिछड़े उसमें आता है, मतलब इकोनॉमिकली इतना साउंड नहीं है। तो जब भी कोई इकोनॉमिकली उस लाइन से आता है ना, तो उसको हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है, अच्छा ये IIT वाले कैसे रहते हैं, IIM वाले कैसे, क्योंकि बहुत हाइप मची रहती है ना सबके सामने। तो मैंने बोला जाएंगे। तो मैं बहुत कॉम्पिटिशन्स में जाता था, और मुझे बहुत जल्दी एक रियलिटी क्रैक हुआ, नॉट टू ब्रैग, कि IITs और IIM वालों को मैं कॉम्पिटिशन्स में हराता था। अच्छा। और एक इसी तरह का कंपटीशन था जिसमें फाइनल राउंड पे SP जैन इसलिए बोला क्योंकि फाइनल राउंड पे वो भी थे, मैं भी था, और 1-2 और टीम थे। तो उनको जज कर रहे थे BSc के एक बहुत बड़े ऑफिशियल उस समय के। अच्छा। तो जब ये सारा मेरा कंपटीशन हुआ, उसमें मैं रनर अप रहा, फर्स्ट नहीं आ पाया, रनर अप रहा। लेकिन वो BSc वालों ने समझा कि इसके अंदर स्किल है, टैलेंट है। तो उन्होंने बात में मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई। 1-1.5 घंटे हमारा डिस्कशन हुआ अलग से, जिसमें मेरे को और थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। थर्ड फाइनल इंटरेस्ट तब बढ़ा जब मेरे जो साथ वाले लोग थे, तो कॉलेज के पहले सर्टिफिकेशन करने का थोड़ा शौक रहता है कि कोई सर्टिफिकेशन कर लिया जाए, जब गैप है वो समर वेकेशंस पे। तो ये लोग एक स्टॉक मार्केट सर्टिफिकेशन करने जा रहे थे। एक HSBC के पुराने एक फंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे, उन्होंने छोड़कर अपना खुद पे एक एंजल में फ्रेंचाइजी ली थी, और वो थोड़ा बहुत साइड में सिखा रहे थे। हाँ। उस समय पे कॉस्ट होगा 1200 से 1500 रुपए। आज के समय पे वो 15,000 20,000 के जैसे कोर्सेज रहते हैं, उस हिसाब से था। तो दोस्त लोग गए। अब मैंने आप लोगों को बताया कि टीचर की फैमिली ना कभी भी एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों पे मना नहीं करेगी, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो बोलेंगे आपको जितना पढ़ना है पढ़ो, उस पर कोई टेंशन नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको पढ़ना है। घर वालों ने बोला जाओ पढ़ो सीखो। अब मैं गया, पहले 3 दिन मेरे को बोरियत लगी, सच बताऊं, क्योंकि वो वही चीज़ बता रहे हैं जो हमने कॉमर्स में पढ़ी है कि एक इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, कैपिटल मार्केट होता है, ये सब हमने कॉमर्स में पढ़ लिया है। तो चौथे दिन उन्होंने ना टर्मिनल दिखा दिया। अच्छा, जो मेन चीज़ है, मेन चीज़, शेर के मुंह को खून लगने वाली बात। बस। और उन्होंने गलती से फ्लो में बोल दिया कि आज मेरे एक क्लाइंट को मैंने एक दिन में 10,000 कमवा के दिए। बस अब तो हमारा दिमाग ही खराब।
क्योंकि हम उस समय पे ये सोच रहे हैं महीने की 15,000 की सैलरी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति बात कर रहा है दिन में 10,000 रुपये। मैंने बोला यार ये कोई तो चीज़ है इधर अब है। तो ये उस समय पे ना मेरे हिसाब से ज़रूर था, तब आया नहीं था। जो आज का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है, आने वाला था, उसके 2-3 साल बाद आने वाला था। तो उस समय पे फिजिकल ब्रोकर्स रहते थे। तो फिजिकल ब्रोकर्स में क्या रहता था कि आरएम रहता था, रिलेशनशिप मैनेजर। वो रिलेशनशिप मैनेजर ही आपका स्टॉक एडवाइजर रहता है। वो रिलेशनशिप मैनेजर ही आपसे बिजनेस निकलवाता है जो आपको पता भी नहीं रहता है। वो रिलेशनशिप मैनेजर ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन करता है, और वही कस्टमर केयर है। उसके ऊपर मतलब ऑल इन वन सेल्स वाला बंदा है। जो भी काम है उसको कॉल करो, उसी को करना है, उसी को करना है, उसी से मिलना है। तो हमारे इधर एक रहता है, एक बिल्डिंग में सारे ब्रोकर्स लोग रहते हैं, उसमें से एक जगह पे जाके मैंने अकाउंट खोला है, और वो जिस ब्रोकर में खुला है वो ब्रोकर एग्जिस्ट भी नहीं करता। और ओनली रीजन क्योंकि वही ब्रोकर था जो रेडी हो गया था 600 रुपए में मेरा अकाउंट खोलने में उस समय पे। हाँ, बस इसी के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि 600 रुपए उधर देने थे और 600 रुपए अकाउंट में भी तो रखने थे। सिर्फ अकाउंट ही खोलना है थोड़ी है, 1200 रुपए थे। तो मैंने खोला उस समय पे। तो अब वो प्रोसेस भी बहुत लंबा था, 7-8 दिन 9-10 दिन लग जाते थे। आजकल की तरह नहीं है। अरे आपको बताओ, मैंने पहला बार मैंने शायद साइन किया था, 60 पेज साइन किए थे। मैं बोला प्रॉपर्टी तो नहीं ले रहे हो मेरे, इतने सारे सिग्नेचर करवा। हाँ कहते साइन सर, इधर भी मैंने अरे कितना साइन करवा रहे हो, और पढ़ भी नहीं सकते इतना कौन पढ़े। मैंने ठीक है यार, 1-2 पेज पढ़ने के बाद तो हार मान ही। एग्जैक्टली। आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, बस ये कर आई एक्सेप्ट, टक 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 कॉल आ गया, हेलो सर ये कर दो, और आपका 6 मंथ्स का स्टेटमेंट और ये सब डाल दो, हो गया। तब तो इतनी सारी चीजें, ये लगाओ वो लगा। मैं बोला यार चलो कर देते हैं, अब इतना कर रहे हैं, खोलना तो है ही। अब वहां से जर्नी थोड़ी शुरू हुई है। पहले ही रियलाइज हो गया कि इतना आसान भी नहीं है। बिगिनर्स लक हुआ मेरा। मैंने करीब बिगिनर्स में 30% बना लिया था। ठीक है, बिगिनर्स लक था यार। मतलब वो अब आज समझ में आता है, तब थोड़ी समझ में आता। तब तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया कि इधर से 30%, फिर उसके बाद और 30%, ऐसा करके मतलब साल का इतना मतलब अपन साल भर में 10 लाख तो पहुंच ही गए थे इतने से अमाउंट में। मतलब 1200 से अपन 10 लाख पहुंच गए थे। मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भी क्रॉस कर लिया अपन ने। तो मैंने बोला अब तो नौकरी क्या ही करेंगे यार, तो हो गया, अपना लाइफ सेट है, MBA जाए भाड़ में। तो ये सपना हो गया था। ठीक है, कंप्लीट किया कि नहीं किया आपने? नहीं किया यार। वो सोचने में वो पुलाव, ख्याली पुलाव बहुत बढ़िया बनते हैं, बट नहीं किक मिला है अभी। हमारे उस टाइम के आरएम का बड़ा सहयोग है इस पे। तो फिर उसके बाद हमने एक दिमाग लाया, मतलब लोग बेवकूफ है। तब एक ना शेयर होता था मोजर बेयर नाम का। मोजर बेयर का आपको याद है, पेन ड्राइव आए, CD आती थी पहले। मैं उसका देख रहा हूँ, उसका शेयर ना सिंगल डिजिट पे चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही और 10-15 शेयर थे। तो आपको याद होगा इकोनॉमिक टाइम्स पे पीछे पहले शेयर्स की बहुत बड़ी लिस्ट आती थी। आजकल मैंने देखा नहीं है, बट पहले बहुत बड़ी लिस्ट होती थी। उसमें कुछ पैसे वाले शेयर्स भी होते थे, 50 पैसे 60 पैसे पेनी स्टॉक्स। मैं बोला लोग बेवकूफ हैं यहाँ, कहाँ ये 10-10, 15-15, 500 रुपए के शेयर ले रहे हैं। ये बढ़िया, ये 15 पैसा का लूंगा, 30 पैसा होगा, डबल हो जाएगा। और ये मेरे को पता ही नहीं था, वो 15 पैसे का शेयर हिल ही नहीं रहा महीने भर से। वो 15 पैसे का होता है, वो BSE के रहते थे। 12 पैसा 15 पैसा, 15 पैसा 12 पैसा। एक बार गलती से 16 पैसा हुआ, 1 सेकंड के लिए ऑर्डर मार रहा हूँ, तब तक जा ही नहीं रहा, वो वापस हो गया। मैं बोला यार ऐसे तो पैसे नहीं बनने वाले। तो फिर मेरे ब्रोकर ने कॉल किया, सर आपके लिए एक तरीका है। बोले क्या? इंट्राडे ट्रेडिंग। मैंने बोला अच्छा इसमें क्या है? बोले आपके अकाउंट में 1600 रुपए। तब का मैं बता रहा हूँ, उस समय पे थोड़े लोग, आज के लोग जेलस भी होंगे, 40 गुना तक भी दे देते थे। अरे बाप रे। ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। 40 गुना उसने सपने दिखा दिए। मैं तो अब वो 10 लाख का कैलकुलेशन भी ऊपर चला जा रहा है अब तो। 10 करोड़, नहीं करोड़ पे तो नहीं गए, तब तक तो इतना सोच भी नहीं था। तो मैंने बोला ये गजब चीज है, ये वाली चीज करनी है इंट्राडे। उसने सब बता दिया, स्टॉप लॉस छोड़ के सब बताया उसने। तो हमने किया। अब वो किस्सा था, एक फार्मा कंपनी है, तो फार्मा कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। आज भी एग्जिस्ट करती है वो उसका टेक ओवर हो गया बाय अ कंपनी जो वन ऑफ द टॉप फार्मा कंपनीज है। तो ऑडियंस गेस कर सकती है, सूरज से उसका नाम शुरू होता है, उसने टेक ओवर कर लिया। आप लोग गेस करिए। आप लोग गेस कर लीजिए कौन सी कंपनी थी। तो उस कंपनी का ना बहुत वॉलेटाइल रहता था, मजा आता था। मैं सुबह बैठा हुआ हूँ, ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ, और तब हम अपने आप को आइंस्टाइन समझते थे। हमने बोला यार टीवी पे ना 15 एनालिस्ट आ रहे हैं 2-3 चैनल पे, तो 5 इनके टिप्स लेने, 5 इनके टिप्स लेने, 5 इनका टिप्स लेना है, बस हो गया। किसी ना किसी का चलेगा, बस हो गया। स्ट्रेटजी मिक्स करके मैं 2 दिन, मेरी एनालिसिस ऐसी 2 दिन में देख रहा हूँ, अच्छा इनका नक्षत्र अच्छा चल रहा है, इनका बुरा चल रहा है, ये कंसेप्ट है। तो हमने बोला, और देखिए एक ट्रस्ट होता है, ट्रेंडिंग स्टॉक की जगह ट्रेंडिंग एनालिस्ट बिल्कुल यही। और हम अपने आप को 1.5 ना समझते हैं, हमको लगता है कि दुनिया सोच ही नहीं रहा हमारे से। और प्रॉब्लम क्या है कि देखिए हमारी भी गलती क्या है,
हम अगर किसी को बड़े पर्दे पे देखते हैं ना तो हमको लगता है वो ट्रस्टवर्दी ही होगा। तो मैंने भी बोला यार ट्रस्टवर्दी है। मेरे को नहीं पता था कि इतने सारे गेम्स, ये इवेंचुअली जब प्रोसेस के ऑपरेटर्स के गेम्स होते हैं यहाँ पर, स्कैम्स कितने सारे, किस तरह से मीडिया भी इन्वॉल्व रहती है इन सारी चीज़ों पे, ये मेरे को नहीं पता था। तो हम करते हैं। अब वो पेपर पे तो सब बढ़िया चल रहा था, इधर आके तो पूरा उल्टा चल रहा है, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। मैंने बोला बाढ़ में जा, अब मैं अपना खुद का करूंगा। अपने खुद के करने में, ये फार्मा कंपनी की जो बात कर रहा हूँ, तो इनका मेरे को, अब मैं तब न्यूज़ ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, इनके एक सुप्रीम कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट आने वाला था। अच्छा। और वो आने वाला था 11 सवा 11 बजे के आसपास। तो हमने सुबह इंट्राडे ट्रेड ले लिया मार्जिन में। मैं देख रहा हूँ सुबह सुबह 400 रुपये ऊपर हूँ। मैं अरे भैया 400 रुपये, और मैंने लेजिट बुक भी नहीं किया है। मैं तो एज्यूम कर लिया हूँ आज एंड ऑफ द डे तो और खतरनाक पैसा है। हम दोस्तों के साथ मैकडी का पार्टी कर लिया, क्योंकि नया नया मैकडी आया है, पहली बार कंसेप्ट आ रहा है। ये उस समय की बात है जब मैकडी में आपको 11 रुपए या 10 रुपए में आइसक्रीम मिल जाती थी, वो वाली सॉफ्टी। हाँ, और बर्गर भी 15 रुपए में हो जाता था। आलू टिक्की आप तो शुरू ही होता 100 रुपए से, मत आने, और वो भी मील ही चिपकाते हैं। तो हम बोले यार, मैं बुला लिया 3, अरे आज पार्टी, आज तुम्हारा भाई पार्टी दे रहा है, आज पार्टी तेरे आज पार्टी है, बिल्कुल। अब वो कर रहे हैं, उधर हूँ, फोन आता है ब्रोकर का, आरएम का, सर आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, आपको नुकसान हो गया। मैं बोला है नुकसान हो गया? अभी तो 1.5-2 घंटे पहले तो मैं प्रॉफिट में। अच्छा, उसने काट दिया है पहले सौदा। पहले इतना वो होता था, मतलब आपको पहले काट देंगे फिर फोन करेंगे, पूछेंगे नहीं। मैंने बोला क्या हो गया? बोले अरे सर वो पूरा नीचे आ गया, आपका बहुत नुकसान हो रहा था, तो 800 रुपए गए आपके, काट दिए। मैंने बोला अरे ऐसे कैसे? तो बोला आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। पहली बार तो मैंने वर्ड सुना, अच्छा स्टॉप लॉस ये क्या है? बाद में पता लगा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अगेंस्ट आ गया था। अच्छा। तो उस चक्कर में वो ऊपर वाली चीज पूरी डिप हो गई, जैसे न्यूज बेस होता है ना, वो पूरा कैंडल। अब अपन तो यार बिल्कुल सदमे में, पार्टी भी दे दी है, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब बदल गया इस बार। और अकाउंट पूरा खाली हो गया था तब? नहीं बच गए थे यार, मतलब 20% कैपिटल बच गया था। अब अपन तो सदमे में ही है यार। देखो एक नॉर्मल बंदा जो शुरू कर रहा है ना, 400 रुपए आज लोगों को कम लगेगा कि भाई डेट पे जा रहे उतने में उड़ जा रहा है, लेकिन बड़ी चीज होती है। और स्पेसिफिकली जो साल भर में 1200 बचा है उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो यार अपन तो सदमे में। पर इसका एक बात है कि स्टॉप लॉस, और मैंने थोड़ा थोड़ा सुना, ये टीवी वाले भी कुछ बोलते हैं, टारगेट ये, स्टॉप लॉस ये, टारगेट। तो मैंने क्या है, मैंने उसी से पूछा, मैं पहुंच गया, ऑफिस पहुंचा, तो मैंने समझा सीन क्या है। बोले सर आप ऐसा लगाओ, 100 रुपए पे लगे 95 पे लगा दो, तो 95 पे कट जाएगा, ताकि अब मैंने बोला हाँ ये बढ़िया चीज़ है। तो हमने स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ उसने और एक चीज़ सिखा दी। बोले सर आप ये सब में क्यों पढ़ रहे हो, और 1000 रुपये 500 रुपये डालो, एक ऑप्शन करके चीज़ होती है। अरे मैं बोला अरे ये क्या चीज़ है? तो वो मेरे को पेपर, मेरे को आज भी याद है, उसने पेपर पे बताया हुआ है। और निफ्टी उस समय पे मेरे हिसाब से कुछ 4,500-5 हज़ार के आसपास है। बोले निफ्टी ऐसे ऐसे 6,000-7,000 जब जाएगा ना, तो आपका पैसा ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। और उसने तो इतने अच्छे से बताया। बोले हैं ऐसा? तो बोले आपने जो लॉस किया ऐसे कवर हो जाएगा। और उस टाइम पे मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, बट शायद पर लॉट ले रहे थे 120-140 रुपीज ले रहे थे पर लॉट। ये तब की है, मतलब तब बिल्कुल वो था 20 रुपये। अब जेरोदा की एंट्री हो गई है, मेरे को तो आज भी याद है। जब बाय द वे बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि इनिशियली जब जेरोदा स्टार्ट हुआ था, तब उनके जो फाउंडर्स ये स्टोरी हमने भी सुनी, वो खुद बात करते थे। मुझे मैंने नितिन जी से बात करी हुई है उस समय पे, और वो मेरे को 5 मिनट के समझा रहे हैं। मेरे को विश्वास, 20 रुपए इतना कम? तो वो समझा रहे हैं कि नहीं यूएस में ऑलरेडी कंसेप्ट है, और इंडिया में भी मुंबई में एक ब्रोकर है ऑलरेडी पहले से करते हैं, उन्होंने पब्लिसाइज नहीं किया। मैंने ना, अब मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो इतना ब्रोकरेज दे चुके हैं। तो आपको लग रहा है स्कैम है कुछ? हाँ, मैंने कुछ तो कैच होगा। इतना बढ़िया कैसे होता है? डर लगता है कि एक तो नया ब्रोकर है वो है, लेकिन वो काफी अच्छे उनने मार्केट, तभी वो इतना अच्छा ग्रो कर गए। तो मैंने बोला यार चलो ठीक है। तो हमने उधर ये किया निफ्टी वाले। अब स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट अगर करूँ, 2.5 साल तक मैंने टाइम पास कर करके नुकसान ही किया। पहले 2.5 साल, क्योंकि मैंने लेजिट जुआ करा है, कुछ नहीं किया है। 52 वीक हाई को मैंने बेचा है, क्योंकि और कितना ऊपर जाएगा। 52 वीक लो को मैंने खरीदा है, और कितना नीचे जाएगा। न्यूज में आए वाली चीज, फिर मैंने बोला चलो यार अब ये खरीदने से तो पैसा नहीं बन रहा, तो बेच देता हूँ। वही चीज ऊपर चले जाती थी, क्योंकि वो सही में उसमें न्यूज रहती थी, तो वो सही में ऊपर जाने वाली पॉजिटिव न्यूज है। क्वार्टर रिजल्ट्स को मॉनिटर किया, तो उसमें भी पैसे फंसे, क्योंकि अच्छे न्यूज पे ऊपर नीचे चले जाता है, बुरे न्यूज पे ऊपर चले जाता है। तो सब मैंने बिना एनालिसिस के किया, टेक्निकल वेक्निकल कुछ ज्यादा पता नहीं, और मैंने बोला छोड़ो। फिर 2.5 साल बाद ना एक टाइम आया जब मैंने सोचा छोड़ ही देते हैं यार, सही में जुआ है। क्योंकि आसपास सब जुआ बोलते हैं, और मेरे पास एग्जाम्पल नहीं थे ना आसपास देखने। आज ना हमारे पास ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, काफी सारी चीजें हैं, बट उस समय पे हमारे पास एग्जाम्पल भी नहीं थे। फॉरेन के छोड़ो, इतने समय के बाद उम्मीद भी हारने लगती है, उम्मीद हार जाते हैं अपन। बट एक चीज अच्छी थी, तो जब आपके पास स्टार्टिंग में आपके पास कम पैसे होते हैं, आपने कम गवाए ना, तो आपके पास उठने का ज्यादा मौका रहता है। क्योंकि मैंने 6 बार अकाउंट ब्लॉक किया,
बट स्टिल मैंने ब्लो करते करते भी टोटल 40,000 या 30,000 ब्लो करा होगा। बाद में मेरे पास एक, मैंने पिताजी का एफडी भी तोड़ा था, तो उधर से आया था पैसा। सॉरी पिताजी, बट वो आज तक सोच रहे वो कॉलेज की फीस थी नहीं, बट वो ये वीडियो मत देखना आप। तो वो इसमें लग गई थी, और वो यार उनके बड़े पुराने साल मेहनत की, मतलब करीब करीब 8-10 साल के उनने थोड़ा थोड़ा करके वो किया हुआ था, बट ठीक है जो भी है। तो वो चीज़ हुई, तो इस तरह से नुकसान हुआ। बट फिर मैंने एक चीज़ सोची, मैं थोड़ा सा ना मोटिवेशनल किताबों पढ़ने में थोड़ा सा लग गया कि हमारे कॉलेज के डायरेक्टर पढ़ते थे। एट द एज ऑफ 80 ही यूज्ड टू रीड बुक्स। मैं बोला अरे पागल हो गए, 80 में कौन पढ़ता है, हम तो अभी नहीं पढ़ना चाहते, आप अभी पढ़ रहे हो। मुझे आज भी याद है उनकी लास्ट बुक मैंने उनके हाथ में देखी थी, हाउ टू किल अ मॉकिंग बर्ड करके किताब है, शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है, किताब है, फेमस है, वो पढ़ रहे थे वो। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत मेरे को लगी, किताब पढ़ी, मैंने बोला एक काम करते अभिषेक, अंधाधुन खेला है, सीख के करते हैं, थोड़ा मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ के, और साथ में सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठ के जब मैं किताबें पढ़ता था तो मेरे को इनसाइट लगा कि ये। तो अगेन मैं नहीं कहूँगा मैं इंस्टेंट प्रॉफिट हुआ। फिर वो जो 2 साल थे अगले, मतलब 2.5 साल गए, 2 साल जो थे, तब मैंने थोड़ा थोड़ा ट्रेड किया, हल्का फुल्का ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि एक मिडिल क्लास जिसके पास कैपिटल नहीं है, वो विदाउट कैपिटल करेगा तो वो ग्रो इतने आसानी से नहीं कर पाएगा। या तो आपके पास एक चंक बन जाए, आप भले जॉब करो, बिजनेस करो, उसको आप इनिशियल कैपिटल चाहिए इन्वेस्ट के लिए। आप एक डिसेंट लाओ ना, एटलीस्ट 5 लाख रहे तो मैं कुछ सोच सकूं, बट 1,000, 5,000, 10,000 में नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने थोड़ी ट्रेडिंग के ऊपर इंटरेस्ट लाया। फिर मेरे को कैंडल स्टिक समझ में आया, स्टीव नीसन की जापानीज कैंडल स्टिक मिली, फिर उसके बाद जे मर्फी की ये किताबें मिली। तो मैंने जब ये पढ़ा, मैंने अच्छा ये चीज़ भी होती है। फिर मेरे को अपनी गलतियां एहसास हुई कि यार मैं तब निकल सकता था, अच्छा इस मूविंग एवरेज के नीचे, जैसे 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे तो निकल जाओ, क्यों लेके बैठे हुए हो, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें बेसिकली। एब्सोल्युटली। तब अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, प्राइस एक्शन का हाइप लास्ट 7 साल से बना है इंडिया में। उससे पहले लोग इंडिकेटर यूज़ करते थे। मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे कोई भी हो, पुराने एनालिस्ट भी देखो, वो RSI की बात करते थे, मूविंग एवरेज की बात करते थे। उसके बाद जो ऑप्शन सेलिंग का भी क्रेज है, क्योंकि मैंने वो पूरा फेज देखा हुआ है, ऑप्शन सेलिंग का क्रेज 2017 के बाद ज़्यादा चला है। क्यों? क्योंकि 18 में वीकली एक्सपायरीज आ गए, उसके बाद लोगों ने, तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि ऑप्शन सेलिंग वाले सब माई बाप है, इन लोगों ने शुरू ही अभी किया हुआ है। ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर्स चलता था। आपको पता है मैंने फ्यूचर्स मैं 15,000 में ओवरनाइट लेके जा सकता था। ये उस एरा की बात कर रहा हूँ। ये कब की? आज से 11 साल पहले पकड़ लो आप, 10-11 साल पहले। और मेरा इनिशियल कैपिटल भी वहीं से बना है, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ। मेरे को जो मार्जिन मिलता था, क्योंकि मैं एक मिनी निफ्टी करके आता था, ठीक है। और मेरे फेवरेट काउंटर्स थे, ADAG के स्टॉक्स रहते थे जिन पे बाय सेल करते थे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में रहते थे। इंडो काउंट रहता था, जयप्रकाश ग्रुप रहता था। फिर उसके बाद डिस्क्लेमर, अच्छा कैसे वैसे भी बाय सेल के लायक है नहीं अभी ये बट फिर 10 साल पुरानी बातें हो रही है। हाँ, ये तब की बात है, बिल्कुल स्टार्ट में कुछ शेयर्स आपको मिलेंगे, लेकिन बाय सेल नहीं है ये, सिर्फ हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद वर्क हार्ड फार्मा मेरा बड़ा फेवरेट होता था। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, वर्क हार्ड फार्मा एक ऐसा स्टॉक था, एक ही दिन में FNO का स्टॉक 18% ऊपर और उसी दिन 18% नीचे, ऐसा स्टॉक है। मैंने खुद ने क्योंकि ट्रेड किया उस दिन, तो मेरे को ध्यान है। मैं और एक बताता हूँ, PC ज्वेलर आपने सुना होगा, आजकल भी है, ठीक है। PC ज्वेलर जब ब्रेक्सिट का समय हुआ था, तब मैं फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा था। लोग बिलीव नहीं करोगे, सर्किट उस समय पे खुल चुका है नहीं, सर्किट नहीं है। अगर आप लोगों को याद होगा, ब्रेक्सिट पे पहले नीचे गया, फिर पूरा यूटर्न मार गया था, ठीक है। मैं 5 मिनट तक वेट कर रहा हूँ, क्योंकि PC ज्वेलर, अब तो मेरे को टेक्निकल एनालिसिस उस समय तक तो आ गई, अब तो बहुत आगे आ गए। तो मैं खरीदने को रेडी हूँ कि यार मेरे को कोई तो मिले, बायर कोई नहीं मिल रहा। आप सोचो FNO में आपको नहीं मिल रहा, वो 5 मिनट तक ऐसा सीन है। पहला बायर जैसे मिला, मैं मार्केट ऑर्डर मार रहा हूँ, मैंने जो भी मिले। और मेरा प्लान था कि मैं 11% बनाऊं एटलीस्ट 1 महीने में। वो शायद 1-2 दिन में ही हो गया था, क्योंकि वो उस लेवल से फिर जिस तरह से बाउंस किया, PC ज्वेलर शॉर्ट करके भी बनाया मैंने, क्योंकि वो वक्रांगी के साथ एक इनका वो चल रहा था, एपिसोड चल रहा था, वो भी बड़ा अलग है, एक साइड है जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस तरह की चीज़ों पे। तो ये सारी चीज़ें, तो मेरा आप शॉर्ट्स में बोले 2.5 साल लग गए मेरे को जुआ करते हुए, 2 साल संभलने में। उसके बाद ब्रेक इवन करके धीरे धीरे चले, और फिर उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। बीच में एक आध हिकअप्स आए, बट हाँ वो आते रहते हैं, मतलब कुछ गलतियां हुई, फिर उसी से सीखा। एंड एट प्रेजेंट जो लोग अगर मेरे चैनल पे भी जाते हैं वो देखते हैं, मैं बहुत बार मेरे लाइव सेक्शन में लाइव वीडियोस देखेंगे, लाइव ट्रेडिंग वाले, तो आप देखोगे मैं 2 तरीके की ट्रेडिंग ज्यादा करता हूँ। एक स्कैल्प ट्रेडिंग रहती है, वो मैं थोड़ा ज्यादा करता हूँ, जो पुराने जमाने जॉबर्स करते थे। स्कैम 92 अगर आप देखते हो तो उसमें फ्लोर पे काफी सारे लोग करते थे, बेचा। हाँ, तो वो एक स्कैल्पिंग मैं करता हूँ, क्योंकि अब मेरा ब्रोकर मेरे को 0 ब्रोकरेज भी देता है। अगर नहीं भी देता तो मेरे पास कुछ तरीके हैं, तो एक वो तरीका रहता है। और उधर से जो
काफी सारा चंक रहता है। मेरे एक और जो मेन अकाउंट है उस पर स्विंग चलते हैं बट डेरिवेटिव्स में, सेलिंग स्ट्रैटेजीज मिक्स्ड विद फ्यूचर्स, इस हिसाब से चलता है। तो ये मेरी जर्नी रही है। मैं एक चीज़ के ऊपर आना चाहूँगा। अभी आपने बताया कि मीडिया, काफ़ी सारे एनालिस्ट काफ़ी सारी चीज़ों में फंसे रहते हैं और उनकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर को किस तरह एक जाल बिछाया जाता है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर जाकर फंसते हैं। तो वो एक्चुअल स्टोरी क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार हम ऑपरेटर्स के बारे में सुनते हैं, काफ़ी बार हम मार्केट में किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है, किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर का पैसा इंस्टीट्यूशंस खाते हैं, ये सारी चीज़ें, पर एक्चुअल में रिटेल इन्वेस्टर को भी नहीं पता ये कि कैसे होता है। तो इसमें थोड़ा हम डीप में जाए तो चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, एक दो किस्से सुनाते हैं तो ऑडियंस को भी ये चीज़ समझ में आएगी, इंटरेस्टिंग भी लगेगी। तो जैसे एक आज से 8 साल पहले की बात होगी, 8-9 साल पहले की बात होगी, ठीक है। एक रियल एस्टेट की मुंबई की बहुत बड़ी कंपनी है जो लिस्टेड थी, एफएनओ में थी। अभी तो आप बहुत शॉक हो गए। देखिए एफएनओ में हमने क्या सोचा होगा कि एफएनओ की यूजुअली जो स्टॉक होते हैं, अदरवाइज अभी तो कुछ बहुत सारे न्यूज व्यूज आते हैं तो कुछ स्टॉक्स हमने देखे 50% नीचे, पर क्या आप बिलीव करोगे कि एफएनओ का कोई स्टॉक 80% नीचे एक ही महीने में हो रहा है और वहीं से रिकवर करके ऊपर 80% जा रहा है। एफएनओ का स्टॉक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है, जिसको माना जाता है सबसे ज्यादा लिक्विड। तो वो रियल एस्टेट की एक कंपनी है, अभी लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड होगी शायद, एफएनओ में तो नहीं है लिस्टेड, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। और बाय द वे काफी लोगों को नहीं पता है, उसी काउंटर पे बुल और बेयर का टिपिकल फाइट हुआ था। सिंगल डे आज तक का एनएससी का सबसे बड़ा पे आउट लगा है। एक ब्रोकर ने 200 करोड़ रुपए कमाए उस समय, एक ब्रोकर ने 200 करोड़ रुपए कमाए एक ही हफ्ते के अंदर। ये ब्रोकरेज से नहीं, खुद का खेल के। हाँ। तो मैं बताता हूँ इसमें कैसा सीन था, उन्होंने पूरा बहुत वो किया हुआ था। तो ये रियल एस्टेट कंपनी चालू जिनने कही थी प्रमोटर, वो खुद ही एक तरीके के ऑपरेटर थे। पहले तो समझ लेते ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। ऑपरेटर इज एनीवन जिसके पास अंधा पैसा हो, या तो वो खुद का हो या तो एक बिजनेस कार्टेल रहता है जिनके पास बहुत पैसा है। अब ये पैसा या कैसे भी हो, कहीं से भी हो सकता है, कंट्रोल हो। ये हो सकता है 10-15 बड़े बिजनेसमैन हो जिनके पास बहुत करोड़ों पैसे हैं, जिनका रियल एस्टेट का एम्पायर हो, उन्होंने पैसा अपना लगाया हुआ हो, या ये हो सकता है वो खुद शेयर बाजार से ही उनने बहुत कमाया हो। तो ये ना पुल अप करते हैं। अब ऑपरेटर के 2-3 मोडस ऑपरेंडी होते हैं। सबसे पहला टारगेट होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स। ओके, क्यों? क्योंकि ना फ्लोट कम होता है। देखिए एक स्मॉल कैप 50 करोड़ की कंपनी, 100 करोड़ की कंपनी, तो मेरे पास अगर 50 करोड़ है, 100-200 करोड़ है, तो मैं तो आराम से उसको हर दिन उसको खेल सकते हो। मैं उसी को घुमा सकता हूँ आगे पीछे, वॉल्यूम आर्टिफिशियल। तो उसमें एक तरीका क्या होता है, उसको सर्कुलर ट्रेडिंग बोलते हैं, जो केतन पारेख ने करी थी। अच्छा। तो केतन पारेख क्या करते थे, जैसे पहला अप्रोच था, उन्होंने तो 2-4 चीजें करी हुई थी। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप और मैं हो गए, मान लेते हैं आपके पास 50 करोड़ है, क्या पता हो सकते हैं। चलिए निकलता यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ नहीं बता सकते गाइस, बट ठीक है। बट हमने देखे तो आपके पास 50 करोड़ है, अब मेरे पास भी रख ही लेते हैं 50 करोड़, ठीक है। अब हम दोनों डिसाइड करते हैं कि यार ये XYZ स्टॉक हमने देख लिया, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, इसके प्रमोटर से सीधे बात करते हैं कि देख तुम्हारे हवाले निकले पड़े हुए हैं, तुमको पता, मार्केट को नहीं पता, तुमको पता है तुम्हारी हालत टाइट है, पैसे आ नहीं रहे, सामान बिक नहीं रहा है। हम तुमको एक ऑफर करते हैं, तुम हमको अलाउ करो हमारे काउंटर पे, हम दोनों को ही थोड़े से शेयर्स दे दो, हम दोनों एक दूसरे के साथ बाय सेल, और प्लस हम अपने पैसे से भी करेंगे। आपने भी दिया, थोड़ा ऑफलोड किया, हम दोनों अपने शेयर में बाय सेल करेंगे, घुमाते रहेंगे। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो, 11 रुपए में ले रहे हो, मैं 11.05 पे खरीद रहा हूँ, फिर मैं 11.05 पे वापस बेच रहा हूँ, आप 11 पे खरीद रहे हो। नेट कुछ नहीं है, वॉल्यूम दिख रहा है। अब बाहर वाला जो वॉल्यूम बजर देख रहा है, यार ये तो गजब काउंटर हो रहा है, इतना छोटा काउंटर, कुछ होने वाला है। अब हम इनको लेके आएंगे, बोले एक काम कर, तू 11.5 पे ले, ओके, क्योंकि हमको थोड़ा परसेंटेज भी दिखाना है। अब वो जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है वो अपने आप को आइंस्टाइन समझ रहा है, यार इसमें कुछ हो रहा है, कुछ तो है दया, कुछ तो है, वॉल्यूम आ रही है, शेयर भी चल रहा है, मतलब ये बहुत सही मौका है, इसको इंस्टीट्यूशन खरीद रही है। तो अब वो क्या होगा कि आप दोनों, अब तीसरा एंगल और आएगा, ये क्या करते हैं, 2 करोड़ रुपए देके टीवी पे जो बहुत बड़े एनालिस्ट रहते हैं 2-4, और ऐसा हुआ है, वो 2-4 एनालिस्ट को बोलेंगे 50 लाख, आपको सिर्फ कुछ भी एनालिसिस बना के बोलना है कि ये वाला शेयर खरीदो, एक रिपोर्ट बनानी है, हाँ। और वो जबरदस्ती का जस्टिफाई करेंगे, तो बन ही जाएगा, लॉजिक तो बाद में बन जाएगा, हे गाइस ये फंडामेंटली ऐसा स्टॉक है, ये वो। अब मुझे लगता है अच्छा, वो सेफ साइड हो गए, स्टॉप लॉस ऐसे जबरदस्ती का बोल देंगे, और वो चीज है। अब क्या होगा, सिर्फ ये एनालिस्ट को 15 ब्रोकर और फॉलो कर रहे हैं, ये सर्कल पूरा, कार्टेल पूरा जाता है। ये जो मैं रियल एस्टेट वाली कंपनी बोल रहा हूँ ना, ये इस तरह से कर करके मीडिया आउटलेट्स, तब इन्फ्लुएंसर्स नहीं रहते थे, आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, मीडिया आउटलेट हो गए,
उसके बाद ब्रोकर्स हो गए, ऐसे कर करके ये करीब करीब 800-900 लोग तक ये मेन प्रोमिनेंट लोगों तक बात पहुंची है, जिन्होंने ये अपने सारे क्लाइंट्स पे फैलाई कि ये वाले, क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए थी, ठीक है। तो सर्कुलर ट्रेडिंग में क्या हो गया, बाय सेल हो गया, एक तरीका का ये हो गया, बाय सेल इन्फ्लेटेड वॉल्यूम है। आप जब तक आओगे हम अपने जो प्रमोटर से शेयर लिया वो डंप करके जो प्रॉफिट होगा 20% हमारा बाकी प्रमोटर को दे दिया। तो ये एक पहला तरीका हो गया। तो इसमें फंसा कौन, रिटेल। फिर रिटेल बोलेगा अरे सर हमने ले तो लिया, अब लोअर सर्किट हो रहा है, निकल ही नहीं पा रहे। क्यों हो रहा है लोअर सर्किट? क्यों? अब वॉल्यूम बचा ही नहीं है ना, कोई खरीदना ही नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। हम लोग तो निकल ही गए, हम ही लोग तो उल्लू बना रहे थे। हाँ। तो पहला हो गया सर्कुलर ट्रेडिंग। दूसरा हो गया लेवरेज्ड बेस्ड। लेवरेज्ड बेस्ड में क्या होता है, यही सबसे खतरनाक होता है, जिसमें पंप एंड डंप हो जाता है। ये हर्षद मेहता के टाइम पे बहुत होता था। तो इसमें कैसा रहता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप और मैं, हम लोग मिलके हम सोचते हैं कि यार हमें ना इस कंपनी का कोई वैल्यूएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, नाम की कंपनी है, शेल कंपनी है, कोलकाता बेस्ड कंपनी जिनको बोलते हैं। हाँ। कोलकाता में तो एक जगह के एक एड्रेस पे 300 कंपनियां हैं आज भी। तो आपने रिसर्च अगर कभी होगे तो पता चलेगा। तो वो बोलेंगे कि यार एक काम करते हैं, इसको हम ही लोग पंप करेंगे, बाद में डंप कर देंगे। तो इसमें आज के समय में काफी इन्फ्लुएंसर्स को भी यूज किया जाता है। आज के समय की अगर मैं बात करूं, सोशल मीडिया पे एड्स वगैरह भी चलते हैं आजकल तो। और एक केस पकड़ा भी गया था, एक सेलिब्रिटी का भी नाम आया था उसमें। ये सारी चीजें, नाम हम नहीं लेंगे, नाम हम किसी का नहीं लेंगे, हम किसी को नहीं जानते। तो ये वाली चीज एक पंप एंड डंप होता है। पंप एंड डंप का मतलब ही है कि आप शेयर के प्राइस इन्फ्लेट करोगे, इसमें लेवरेज लेके करते हैं कि बैंक से उधार ले लिया, क्रेडिटर से उधार ले लिया, ताकि ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा इन्फ्लेट कर लिया, जब लोग घुस गए तो वो डंप कर। अच्छा, वो मान के चलते हैं कि हम पंप कर रहे हैं, कोई ना कोई इसको खरीदने वाला आएगा। वो नहीं, वो पूरा प्लान रहता है। वो पूरा सर्कल में वो पूरा फैलाते हैं ये वाली चीज। खरीदने वाले भी इकट्ठे करते हैं। खरीदने वाले भी इकट्ठा करते हैं। पहले टीवी चैनल्स होते थे, अब यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम सबसे मेन है। टेलीग्राम पे सबसे ज्यादा आपको ये चीज दिखेगी। तो इसलिए आप देखोगे कुछ टेलीग्राम में ना, आप देखोगे 5 लाख 50 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं उस चैनल पे। तो ये मोस्टली बॉट्स खरीदते हैं ये लोग, ताकि एक परसेप्शन बनाए कि हमारे पास इतने लोग हैं, पॉपुलर ट्रस्टेड चैनल है वो है। और उसके बाद ये लोग कुछ भी शेयर देके वहां पे डंप करवाते हैं। रेगुलेटर कुछ लोगों को पकड़ती भी है, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को नहीं पकड़ पाती, या वो बाद में पकड़े जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका रहता था। तीसरा एक बड़ा विचित्र तरीके का एक ये रहता है, जिसमें कि जो प्रमोटर रहता है, वो प्रमोटर खुद सारी चीजें छोड़ के जाना चाहता है। 2017 या 18 की बात है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आई। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक से बात करके बोला कि हमको अपना आईपीओ निकालना है। इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस दिखाए, सब कुछ ये दिखाया, आईपीओ आया, पूरा सब्सक्राइब्ड हुआ, हाइप था आईपीओ का, पूरा सब्सक्राइब्ड हो गया, प्रमोटर सब बेच के निकल गया। ओके, ये कुछ न्यू एज कंपनियों की तरह बात सुनाई दे रही है। थोड़ा बहुत वैसा है। कुछ नाम आ रहे दिमाग में। नाम तो ये चीज भी हुई है। तो यार जब आप स्कैम की बात कर रहे हो, स्कैम बहुत तरीके के होते हैं। बिकॉज अब ये बात छिड़ी है, तो थोड़ा सा और मैं एक बताता हूँ कि एक आज से 7-8 साल पहले और किस तरह का स्कैम होता है, आज भी होता है। अब ये ऑडियंस के ऊपर है, उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। किस प्रकार से मैं बताता हूँ। तो एक, खैर मैं बोलूंगा तो लोग गेस कर लेंगे, कमेंट्स में नाम लिख देना, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ यार। अब मैं सेफ साइड सोच रहा हूँ, हाँ बीप लगा दीजिएगा। तो हमारे देश के XYZ मिनिस्टर थे, तो वो आते हैं, ठीक है, और उनको बहुत ज्यादा माना जाता था उस समय पे, ठीक है। तो वो जब भी आते थे स्क्रीन पे, वो कुछ ना कुछ कहते थे। फॉर एग्जाम्पल, मेटल कंपनीज के ऊपर हम एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं, ठीक है। फिर वो बोलेंगे कि ऑयल कंपनीज के ऊपर हम ये रेट कट ला रहे हैं, टैरिफ ला रहे हैं। किसी को पता नहीं था कि वो बोलने से पहले उनका बेटा ही अपने अकाउंट में, उनके मतलब बेटे अपने शेल अकाउंट्स और दूसरे अकाउंट्स में, जब ये खबर चल रही रहती है, उसके बाद सारी चीजें गिरती थी। मेन जो स्टॉक्स रहते 12-15% गिरते थे। ये लोग भर भर के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी पोजीशंस बनाते थे, FNO पोजीशंस बनाते थे। और उसके बाद अगले दिन ही वापस ही वो जो नेता थे वो स्क्रीन पे आते थे और वो कहते थे कि अरे हमको हमारी मिनिस्ट्री ने बोला कि ये मत लगाओ, काफी नुकसान हो जाएगा, तो हम ये लिवाई नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री की सुन के हम अब नहीं लगाएंगे। इट वाज अ प्रैंक, इट वाज अ प्रैंक, अगेन बाउंस। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, बट गेम ये हो गया कि पैनिक में आप लोगों से डंप करवा दिया गया, किसी और ने उठाया और पैसा कमाया। और उसमें तो वो किया होगा उन्होंने कि शॉर्ट पोजीशन भी पहले बना के रख दी, फिर शॉर्ट पोजीशन को। और ये आज भी होता है। अच्छा, आज भी होता है। कौन करता है, क्या करता है, हम नाम नहीं लेंगे। अच्छा, दोस्तों को लग रहा होगा नाम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मुझे 1-2 नोटिस आए हुए हैं।
तो मैं जबरदस्ती, देखिए लाइफ और फैमिली भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो जो समझदार है वो कमेंट्स में वैसे समझदार भी को इशारा काफी है। बता देंगे। तो ये एक चीज होती है। और इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, भारत में कोई भी चीज विदाउट पॉलिटिकल नेक्सस नहीं चल सकती, ये फैक्ट है। 1992 स्कैम 92 सीरीज में आप देखोगे कि वहां पर एक पॉलिटिकल कनेक्शन था। बिल्कुल। 2000 में जब .com बबल हुआ, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, उस समय पे ऐसा क्रेज